कहानी की शुरुआत होती है जापान से, जिसे दुनिया एक रहस्यमयी टापू मानती है क्योंकि यहाँ मौजूद है प्राचीन जानवर जो और कहीं नहीं पाए जाते हैं, और यहाँ के सामुराई जो अपने देश और राजा की सुरक्षा करते हैं, पर जो इस काम में नाकाम होता है उसे रोनिन कहते हैं। ये कहानी उसी 47 रोनिन की है जिसकी शुरुआत होती है एक लड़के काई से जो भागते हुए आको प्रांत पहुँच जाता है। लोगों का मानना है कि उसे शैतानों ने पाला है क्योंकि वो एक खूंखार जानवर की तरह है। आको प्रांत के राजा आसना उसे अपनाते हैं। उसके अलावा कोई नहीं चाहता है कि वो यहाँ रहे, पर राजा ने उसके अंदर जरूर कुछ देखा है जो शायद उनकी बेटी के अलावा किसी को नहीं दिखा। राजा की बेटी काई को पसंद करने लगती है। धीरे धीरे वो दोनों बड़े हो जाते हैं। एक दिन आको प्रांत में एक बड़े से जानवर ने तहलका मचा रखा था। तभी राजा अपने सैनिकों के साथ उसे मारने निकलते हैं। वो जानवर बहुत खतरनाक है, कोई उसे संभाल नहीं पाता है। वो सभी सैनिकों को घायल कर देता है, लेकिन काई अकेले ही उसे अपने दिमाग और ताकत से खत्म कर देता है और तलवार अपने सामने खड़े सुयान नाम के एक समुराई को दे देता है। काई ने उसकी जान बचाई, पर वो इस बात से ज्यादा खुश नहीं है कि उसे काई ने बचाया। राजा वहाँ आते हैं और उस सैनिक को शाबाशी देते हैं। वो भी बिना सच बताए चुप रहता है। कुछ लोग समझ जाते हैं कि ये काम काई ने किया है। काई को एक लोमड़ी दिखती है जिसकी एक आंख नीली है। काई समझ जाता है कि ये कोई आम लोमड़ी नहीं है। दुश्मन प्रांत नागाटो के राजा कीरा को देखते हैं जिसके सामने वही लोमड़ी आती है जो कि एक औरत का रूप बदल लेती है। वो एक चुड़ैल है। कीरा उससे पूछता है कि क्या आको प्रांत के राजा बच गए। वो कहती है हाँ, यानी ये काम कीरा का है। राजा की बेटी मीका को पता चल जाता है कि उसके पिता शिकार करके वापस आ गए हैं। वो खुशी से उनसे मिलती है, पर उसकी नजर काई को ढूंढती है। आको में एक बहुत बड़ा प्रतियोगिता होने वाला है जिसकी तैयारी मीका कर रही थी। कुछ ही देर में मीका को पता चल जाता है कि काई भी आ चुका है। वो तुरंत उसके पास पहुंचती है। वो उसके घाव को साफ करती है और पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम कुछ भी करो, वो लोग तुम्हें नहीं अपनाएंगे। काई कहता है कि मुझे यहाँ के समुराई ने बहुत इज्जत दिया है। वो मीका से कहता है कि आपको जाना चाहिए। मीका पूछती है कि क्या तुम हमसे प्यार करते हो। काई कहता है कि मैं पूरी जीवन आपसे प्यार करूंगा, पर वो एक आम इंसान है, उसकी तरह कोई राजा की संतान नहीं। ये सुनकर मीका वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जापान के महाराजा आते हैं। साथ ही प्रतियोगिता में हिस्सा लेने नागोटो के राजा कीरा भी आता है जिसके साथ वही चुड़ैल है, और काई उसे पहचान जाता है। इसलिए प्रतियोगिता शुरू होने से पहले वो राजा के सबसे खास आदमी ओएसी के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने जंगल में एक लोमड़ी को देखा था, पर उस समय उसे पता नहीं चला कि वो एक चुड़ैल है जो कि आज यहाँ मौजूद है। उसे चिंता है कि वो यहाँ किसी को नुकसान पहुँचा सकती है, पर ओएसी उसकी बात नहीं सुनता है और उल्टा उसका मजाक उड़ाता है, ये कहकर कि क्या वो खुद एक राक्षस है क्योंकि उसे शैतान दिखते हैं। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू होती है। कीरा अपना योद्धा उतारता है जो कि बहुत बड़ा और खतरनाक है। यासुनो भी तैयार हो रहा है उससे लड़ने के लिए, पर तभी वही चुड़ैल लोमड़ी के भेष में आती है। ओएसी का बेटा यासुनो को बुलाने आता है, पर यासुनो अपने होश में नहीं है। वो चीखता है जिसे काई सुन लेता है और भाग के उसके पास जाता है। यासुनो को देखकर वो समझ जाता है कि इसके ऊपर काला जादू किया गया है। उधर कीरा का योद्धा यासुनो का इंतजार कर रहा है। ज्यादा देर करने या आको की तरफ से किसी के ना आने पर विजेता कीरा हो जाएगा, जिसे आको की बेइज्जती हो जाएगी, और काई ऐसा होने नहीं देना चाहता है। वो खुद समुराई का सूट पहन लेता है और उस समुराई से लड़ने पहुंच जाता है। दोनों में टक्कर की लड़ाई होती है, पर अंत में वो समुराई काई को जोरदार धक्का देता है जिससे काई का हेलमेट गिर जाता है। जिसके बाद जापान का राजा ये लड़ाई रुकवा देता है और कहता है कि ये समुराई नहीं है, और इस गलती के लिए काई को मौत की सजा सुना देता है। ये देखते ही मीका उसे बचाने आ जाती है और उसे बचाने उसके पिता जो राजा से माफी मांगते हैं और काई को छोड़ने की मांग करते हैं। राजा उसे मौत की सजा नहीं देता है, पर उसे सिपाहियों के द्वारा पीटने का आदेश देता है, जिसके बाद उसके सिपाही ना चाहते हुए भी उसे मारते हैं। मीका अपने पिता से बात करना चाहती है, पर आसना काफी परेशान और नाराज है। उधर वो चुड़ैल कीरा को भड़काती है कि आसना अभी कमजोर है, यही मौका है उसके प्रांत पे कब्जा करने का। वो अपने जादू से एक मकड़ी को बनाती है जिसे वो आसना के ऊपर छोड़ देती है, जिसके बाद आसना भी उसके जादू का शिकार हो जाता है। वो उनके हाथ से कीरा के ऊपर हमला करवा देती है, पर ओएसी अपने राजा को रोकता है। बेटी की आवाज सुनकर राजा के ऊपर से जादू उतर जाता है, पर अब उनके हाथ से गलती हो चुकी थी। जापान के राजा इस गलती के लिए आसना को मृत्यु दंड देते हैं, पर उनके सम्मान को बरकरार रखने के लिए वो फांसी नहीं देते हैं, बल्कि आसना को खुद की जान खुद से ही लेनी होगी। आसना ओएसी को अपनी बेटी और आको प्रांत की जिम्मेदारी देते हैं, और अगले दिन
पूरे सम्मान के साथ खुद की जान ले लेते हैं। मीका, ओएसी और पूरा आको प्रांत आसना को मरता हुआ देख बहुत दुखी हो जाता है। काई भी समझ चुका है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। अब आसना के मरने के बाद जापान का महाराजा फैसला करता है कि कीरा के साथ किए दुर्व्यवहार को ठीक करने और भविष्य में दोनों राज्य की दुश्मनी ना हो, उसके लिए राजा की बेटी मीका को कीरा के साथ शादी करने का आदेश देता है, जिसके लिए उसके पास 1 साल का समय है, क्योंकि अभी अभी उसके पिता की मृत्यु हुई है। महाराजा आको राज्य अब कीरा को सौंप देते हैं। वो ओएसी और उसके सभी साथी को रोनिन कहकर हुक्म देते हैं और हुक्म देते हैं कि अब वो राजा के मौत का बदला लेने के बारे में ना सोचे। अब कीरा के हाथ में आको की कमान आते हैं। वो सबसे पहले आसना के सभी समुराई को राज्य से बाहर निकाल देता है, साथ ही वो काई को भी इस राज्य से बाहर करवा देता है। मीका को बहुत दुख होता है, पर वो कुछ नहीं कर सकती है। कीरा जानता है कि ओएसी के दिल में उसके खिलाफ काफी नफरत है, इसलिए वो उसे काल कोठरी में डलवा देता है ताकि उसका गुरूर टूट सके। अब 1 साल बाद ओएसी को रिहा कर दिया जाता है। उसका बेटा चिकारा उसकी पत्नी ओएसी को देखकर बहुत खुश होते हैं, पर ओएसी के दिल में कीरा से बदला लेने की चाहत अभी भी वैसी ही है। वो अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या कीरा ने मीका से शादी कर लिया है। उसकी पत्नी बताती है कि कुछ ही दिन में उनकी शादी होने वाली है। ओएसी अपने बेटे से कहता है कि वो सभी रोनिन समुराई से मिले और उन्हें इकट्ठा करे। वो उससे काई के बारे में भी पूछता है। चिकारा बताता है कि काई को कीरा ने डच आइलैंड भेज दिया है, जहाँ वो एक गुलाम की जिंदगी जी रहा है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि वो उसे दुनिया की नजरों में तलाक देगा ताकि उसके ऊपर कोई मुसीबत ना आए। उसकी पत्नी कहती है कि वो एक समुराई की पत्नी है, इसलिए उसका भी ये फर्ज है कि वो अपने पति का साथ हर परिस्थिति में दे। अब ओएसी डच आइलैंड पहुंचता है, जहां एक आदमी किसी बड़े से शैतान से लड़ रहा है और उसे मार देता है। ये आदमी काई है। अब ओएसी को उससे बात करना है, इसलिए वो भी लड़ने के लिए अंदर आ जाता है। काई उस पे हमला करता है, पर ओएसी उसे बार बार बताता है कि वो ओएसी है और उसे उसकी मदद चाहिए, पर काई उस पे हमला करता रहता है। ओएसी बताता है कि मीका की शादी कीरा से होने वाली है, पर वो खुश नहीं है, उसे बचाना होगा। इस बार काई उसकी बात सुनता है। दोनों आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ मौजूद सिक्योरिटी पे हमला कर देते हैं और वहाँ से भागते हैं। ओएसी उस जगह पे आग लगा देता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में काई पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। ओएसी कहता है कि उसे कीरा से आसना की मौत का बदला लेना है। काई कहता है कि तुम्हें उसी समय लेना चाहिए था। ओएसी कहता है कि उस वक्त हम सब मारे जाते। काई उससे एक शर्त रखता है कि अगर वो कीरा के सामने दोबारा झुका तो वो उसका सिर काट देगा। दोनों वापस गांव पहुंचते हैं, जहां उसके साथी मौजूद है। वो लोग ओएसी को देखकर बहुत खुश होते हैं, पर सुयान काई को देखकर खुश नहीं है। वो ओएसी से पूछता है कि ये यहाँ क्यों है। ओएसी बताता है कि मैंने इसे बुलाया है। सुयान कहता है कि ये तो समुराई भी नहीं है। ओएसी कहता है कि हम में से कोई भी नहीं है। ओएसी उन्हें बताता है कि हम यहाँ इकट्ठा हुए अपने राजा की मौत का बदला लेने के लिए, और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इसमें उनके जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है। अगर वो जीत भी गए तो उन्हें देशद्रोही मानकर फांसी दे दी जाएगी। फिर भी हमें अपने राजा को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ना होगा। सभी के दिल में जोश बढ़ जाता है। अब ओएसी देखता है कि वो लोग कीरा के ऊपर हमला कैसे कर सकते हैं, क्योंकि राज्य में तो चारों तरफ कड़ी सुरक्षा है। तभी एक समुराई बताता है कि कीरा शादी से पहले अपने कुल देवी के मंदिर जाएगा, यही मौका होगा उस पे हमला करने का। अब ओएसी एक समुराई को कीरा के राज्य भेजता है ताकि पता लगा सके कि कीरा कब किस रास्ते से आने वाला है, पर उनके पास तलवार नहीं है, जो एक समुराई का सबसे बड़ा और मेन हथियार है। ओएसी अपना तलवार अपने एक साथी को दे देता है और खुद बाकी लोगों के साथ ओहित्सु विलेज निकल जाता है, जहां सबसे अच्छे तलवार बनते हैं। पर वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि गांव में अब कीरा का कब्जा है और यहाँ हथियार बनना बंद हो चुका है। तभी कीरा का सैनिक उन्हें पहचान लेता है। वो उनके ऊपर हमला करता उससे पहले काई अकेले ही उन सभी को मार देता है और उनके पास से कुछ तलवार ले लेता है, पर अभी भी उन्हें तलवार की जरूरत है, उसके बिना वो नहीं लड़ पाएंगे। रात में काई ओएसी से कहता है कि वो तेंगु जंगल से तलवार ला सकते हैं। अभी ये वही जंगल है जहाँ से काई आया था। ये जंगल इंसानों का नहीं बल्कि शैतानी और मायावी राक्षसों का घर है। यही कारण था कि सभी लोग काई से नफरत करते थे। काई की बात मानकर ओएसी अपने कुछ समुराई के साथ उस जंगल के अंदर जाता है। जैसे लोगों ने कहा था कि ये एक मायावी जंगल है, यहाँ उन्हें कुछ रूहें दिखती है, उनकी आवाजें आती है। तभी सामने एक बहुत बड़ा बुद्ध का सिर है। काई ओएसी को अंदर ले जाता है, बाकी लोग बाहर रुकेंगे। सामने उन्हें एक मूर्ति दिखती है जिसकी आराधना कुछ लोग कर रहे हैं। काई ओएसी को वही रहने बोलता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए अपनी तलवार नहीं निकालना। वो अंदर जाता है जहाँ एक तलवार है। तभी उसके सामने
सामने कोई आता है उसका चेहरा मानो छिपकली का है। वो यहाँ का गुरु है जिसने काई को पाला था। वो पूछता है कि तुम उसकी मदद क्यों करना चाहते हो। काई कहता है कि वो अच्छे लोग हैं। गुरु कहता है कि तुम्हें प्यार चाहिए उसका यानी मीका का, पर हमारे प्यार का क्या? तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ छोड़ा, हमने तुम्हें बचाया, तुम्हें लड़ना सिखाया, वो शक्तियाँ दी जो शायद किसी के पास नहीं है। काई कहता है कि ये जगह मेरे लिए नहीं है, मुझे इंसानों के बीच रहना था, इसीलिए मैं भाग गया, मुझे बस तलवार चाहिए। गुरु कहता है कि अगर तुम्हारे दोस्त ने अपना तलवार निकाला तो उसके साथ साथ सभी लोग मारे जाएंगे। तभी ओहेसी देखता है कि उसके सभी साथी अंदर आ चुके हैं, जिसके बाद आराधना कर रहे सभी लोग अपनी जादुई शक्ति से उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ओहेसी को काई की बात याद आती है कि उसे अपनी तलवार नहीं निकालनी है। वो अपने सामने अपने लोगों को मरता हुआ देखता है पर तलवार नहीं निकालता है। उधर गुरु काई से कहता है कि तुम्हें तलवार चाहिए तो मुझसे पहले लेकर दिखाओ। काई अपनी आंखें बंद करता है और अपनी शक्ति को जगाता है, जिसके बाद वो जादुई तरीके से गुरु से पहले तलवार लेने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद ओहेसी देखता है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और उसके आसपास कई तलवार रखे हैं। अब तलवार लेकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो वापस अपने कबीले आते हैं और वहाँ से कीरा के मंदिर के लिए निकलते हैं। चिकारा भी उनके साथ जाना चाहता है पर ओहेसी उन्हें मना कर देता है। इधर कीरा आको से मंदिर के लिए निकलता है। रात होते ही ओहेसी अपने लोगों के साथ उस मंदिर तक पहुँच जाता है। सामने कीरा दिखता है पर वो कीरा नहीं है बल्कि वो चुड़ैल है जो उन पे हमला करवाती है। वो चारों तरफ आग लगा देती है और उसके सैनिक अपने तीर से हमला करते हैं, जिसमें ओहेसी के कुछ साथी मारे जाते हैं। ओहेसी, काई और बाकी लोग किसी तरह से बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो चुड़ैल ओहेसी की तलवार लेकर कीरा के पास जाती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने ओहेसी को मार दिया है पर ओहेसी ने अपनी तलवार अपनी एक साथी को दे दिया था। वो चुड़ैल मीका के पास जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारा प्यार काई, ओहेसी मारा जा चुका है। मैंने अपने आका से वादा किया था कि तुम्हें नहीं मारूंगी, पर तुम खुद मरना चाहो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। इनडायरेक्टली वो मीका को मरने के लिए उकसाती है। उधर ओहेसी का एक साथी अपनी आखिरी सांस गिन रहा है। वो काई से माफी मांगता है क्योंकि वो बचपन से उसे परेशान करता आ रहा है, पर वो जानता था कि काई एक अच्छा इंसान है। ये कहकर वो अपने प्राण त्याग देता है। ओहेसी दुखी है, तभी उसके पास काई आता है। ओहेसी कहता है कि वो गलत था, उसे उसी समय कीरा के ऊपर हमला करना चाहिए था जब आसना की मौत हुई। काई कहता है कि आप एक समुराई हैं, आपके पास आपकी तलवार है और कीरा को लगता है कि हम मर चुके हैं, यही अच्छा समय है उसे मारने का, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता है कि हम उस पे हमला करेंगे। अगली सुबह काई देखता है कि कुछ लोग शादी में शामिल होने जा रहे हैं। ये शादी समारोह में नाच गाना करने वाले लोग हैं। ओहेसी उन्हें घेर लेता है। वो लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो लोग लुटेरे हैं, पर तभी ओहेसी बताता है कि हम आपको जानते हैं। उनमें से एक आदमी उन्हें पहचान जाता है कि ये राजा आसाना के लोग हैं। ओहेसी कहता है कि हमें आपकी मदद चाहिए, जिसमें वो लोग मान जाते हैं। सुयान काई से माफी मांगता है क्योंकि काई ने उसकी जान उस जानवर से बचाई थी, पर उसने उसका शुक्रिया नहीं किया और उसका श्रेय भी खुद ले लिया। एक समुराई कभी ऐसा नहीं करता है। वो उसे अपनी तलवार देता है, ये कहकर कि एक समुराई के पास 2 तलवार होती है, यानी अब काई भी उनकी तरह एक समुराई है। ओहेसी एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसमें उन्होंने अपनी पूरी कहानी लिखी है कि वो आखिर ये कदम क्यों उठा रहे हैं, ताकि उनके जाने के बाद भी दुनिया उनके इस बलिदान को याद रखे। सारे समुराई उस पत्र में अपने अपने अंगूठे को लगाते हैं। आखिर में काई भी अंगूठा लगाता है। आखिरकार उसे जो सम्मान चाहिए था वो मिल चुका है। अगले दिन वो लोग उन डांस करने वालों के साथ उन्हीं के ड्रेस पहनकर कीरा के दरबार में शामिल होते हैं। कीरा मीका के साथ उनके परफॉर्मेंस देखने के लिए आता है। ओहेसी उनके सामने परफॉर्म करता है। उधर बाकी के समुराई एक एक करके सारे सिपाहियों को मारते हैं और उस दरबार को घेरने लगते हैं। काई भी सामने खड़ा है और मौके का इंतजार कर रहा है। चुड़ैल को कुछ शक होने लगता है। चिकारा देखता है कि उनका एक समुराई सामने खड़ी सिपाही को मार नहीं पा रहा है, सामने खड़े सिपाही को मार नहीं पा रहा है। उधर ओहेसी अपना तलवार निकालता है और कीरा को मारने ही वाला होता है कि तभी उसे वो सिपाही तीर से मार देता है। चिकारा भी उस सिपाही को मार देता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कुछ सिपाही कीरा और मीका को प्रोटेक्ट करते हुए उन्हें सेफ जगह पहुंचाने लगते हैं। काई भी अब लड़ाई में शामिल हो चुका है। उस तलवार से उन्हें लड़ने में काफी मदद मिलती है क्योंकि वो एक जादुई तलवार है। कीरा का वो खतरनाक समुराई अब उन्हें मारने आता है, जिसे देखकर सभी लोग पीछे हटने लगते हैं। ये उनका डर नहीं, उनकी चाल है, क्योंकि एक समुराई उस समुराई की तरफ बम फेंकता है जो वहाँ रखे अल्कोहल के साथ फटता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और कीरा का समुराई मारा जाता है। ओहेसी और काई कीरा की तरफ भागते हैं। मीका भी हिम्मत जुटाकर कीरा के ऊपर हमला कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। काई मीका की तरफ भागता है और ओहेसी कीरा
की तरफ काई मीका को ढूंढ लेता है। मीका उसे गले से लगा लेती है। उधर ओहेसी भी कीरा को ढूंढ लेता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। काई मीका के साथ है, तभी वहाँ वही चुड़ैल आती है और एक ड्रैगन का रूप बदलकर काई के ऊपर हमला करती है। काई भी उसे लड़ता है, वो उस पे आग उगलती है पर काई की तलवार उसे प्रोटेक्ट करती है, पर ड्रैगन उस पे भारी पड़ने लगती है और अब वो मीका की तरफ बढ़ती है। काई की तलवार उससे दूर है, इसलिए वो यहाँ अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करता है और ड्रैगन के सिर पर हमला करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उधर ओहेसी कीरा को हरा देता है और उसे भी वैसे ही मारता है जैसे आसना ने अपनी जान ली थी। वो उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और सभी को दिखाता है, जिसके बाद कीरा के सिपाही भी सरेंडर कर देते हैं। ओहेसी का बदला पूरा होता है। अब बारी आती है उनके सजा की, क्योंकि उन्होंने एक राजा को मारा है। जापान के राजा के सामने ओहेसी अपनी आखिरी इच्छा रखता है कि उनके सभी 47 समुराई को उनके राजा की तरह सम्मान के साथ मरने दिया जाए, जिस पे महाराजा मान जाते हैं। यहाँ तक कि वो उनके बॉडी को उनके राजा के साथ दफनाने का वादा करते हैं। ये उनके लिए एक सम्मान की बात थी। अगले दिन सभी 47 समुराई अपनी इच्छा मृत्यु के लिए तैयार होते हैं। तभी महाराजा कहते हैं कि वो चिकारा को छोड़ने का फैसला कर रहे हैं ताकि ओहेसी जैसे महान समुराई की पीढ़ी आको राज्य की सेवा कर सके। ये सुनकर ओहेसी को खुशी होती है। सभी समुराई खुद को खत्म करते हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। आज भी जापान के लोग उन समुराई के कब्र पर श्रद्धांजलि देते हैं। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के बेहतरीन और थ्रिलर मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।